हम इस वीडियो में नेक्स्ट रोल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होगा एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस। ये क्यों काम आता है, क्या जरूरत होती है, क्या क्या इसके प्री रिक्वेस्ट होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कशन होगा। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये इंस्टॉल्ड कैसे होता है, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं एडीएफएस, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एडीएफएस या फिर एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस होता क्या है। एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस जो होता है एक एसएसओ रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। एसएसओ रेजोल्यूशन मतलब यूजिंग सिंगल क्रेडेंशियल यू कैन लॉग इन टू मल्टीपल एप्लीकेशन ओवर द वेब एप्लीकेशन। जैसे मतलब कि ये हुआ कि आप सिर्फ वेब एप्लीकेशन, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस जो होता है वेब एप्लीकेशन को देखता है, दो पार्टी के बीच में या फिर मल्टीपल पार्टी के बीच में। सपोज करो कि आपको अगर मैं बात करूं सर्विस नाउ की, सर्विस नाउ एक जो है वेब एप्लीकेशन है और मेरी कंपनी उसको एक्सेस करना चाह रही है, तो उसके लिए पूरा वेरिफिकेशन होगा। अगर मैं उस एप्लीकेशन को ओवर दी ऐप वेब एक्सेस करना चाहूँ तो पूरा वेरिफिकेशन होगा। सर्विस नाउ वाले चेक करेंगे कि ये जेन्युइन रिक्वेस्ट है या नहीं है, ये जो यूजर इसे एक्सेस करना चाह रहे हैं जेन्युइन रिक्वेस्ट है या नहीं है। तो बात यही है। तो एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज का काम यही है कि एक तो ये सिंगल साइन ऑन के ऊपर काम करता है और ये वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट जो होगा, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इसकी जरूरत ही क्या पड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एडीएफएस की, तो यहाँ पर देखा जाता है कि देखो ये एडी जो है सिर्फ मतलब अकेले सिर्फ इतना एक्सेस नहीं चेक कर पाता या फिर ऑथेंटिसिटी चेक नहीं कर पाता वेब एप्लीकेशन के लिए। तो इसको ओवरकम करने के लिए एडीएफएस का यूज किया गया 2008 में। विंडो सर्वर ने इसे इशू किया, एडीएफएस सर्विस को इशू किया विंडो सर्वर में एज अ रोल, नेक्स्ट रोल। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि एडीएफएस जो है एप्लीकेशन की ऑथेंटिसिटी चेक करता है एज ए टोकन, जो कि वेरीफाइड टोकन होता है। और जब ये टोकन वेरीफाई होने के बाद एक्सेस प्रोवाइड हो जाता है सेकंड पार्टी पे, तो वो सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी को ऑथराइज प्रोवाइड कर देती है कि हाँ आप हमें इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। तो एप्लीकेशन एक्सेस मैनेजमेंट इजीली होता है एडीएफएस के थ्रू, ये आप एक तरह से कह सकते हो। या फिर आप डेफिनेशन भी डायरेक्ट यहाँ से पढ़ के बता सकते हो कि एडीएफएस जो होता है सॉल्व करता है, सिंप्लीफाई करता है थर्ड ऑथेंटिकेशन चैलेंजेस को, थर्ड पार्टी जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब इसके बाद आता है कि एडीएफएस काम कैसे करता है। ये एक सिंपल स्टेप है, आप एक बार चेक कर लो, पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ से डायग्राम के थ्रू भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है example.com। सपोज करो ये वेब एप्लीकेशन एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, प्राइस वगैरह चेक करने के लिए। तो इस यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये जो वेबसाइट है सबसे पहले ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ये जाएगा सीधे उस एप्लीकेशन ओनर के पास। एप्लीकेशन ओनर टोकन रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ पे ये देखो यूजर रिक्वेस्ट टोकन फ्रॉम द एडीएफएस सर्वर। जब वो टोकन रिक्वेस्ट करने के लिए टोकन जो जनरेट होगा, जैसे कि एप्लीकेशन ओनर को तो चाहिए टोकन वेरीफाई करने के लिए, तो वो टोकन वेरीफाई कहां से होगा, एडीएफएस को। तो यूजर जो है उस रिक्वेस्ट को पहले एप्लीकेशन के पास जाएगा, फिर एप्लीकेशन वापस यूजर के पास भेजेगा, ठीक है, और यूजर फिर जाएगा एडीएफएस सर्वर के पास टोकन लेने के लिए। अब टोकन लेने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, एडीएफएस का काम क्या है कि टोकन इशू करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा। इशू टोकन कंटेनिंग यूजर सेट ऑफ क्लेम्स, यहाँ पे वो क्लेम जनरेट करेगा कि वो वेरीफाइड क्लेम है या नहीं है, और ये होगा सर्टिफिकेशन के बेसिस पे। यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो भी सिस्टम पे वो उस एप्लीकेशन को यूज करना चाह रहा है, तो वो होगा यहाँ पर एडीसीएस के थ्रू। यहाँ पे जब वो टोकन जनरेट हो जाएगा, तो वो टोकन जनरेट होने के बाद एडीएफएस के पास, मतलब एडीएफएस ने टोकन जनरेट कर दिया वेरीफाई होने के बाद, तो वो टोकन वापस गया यूजर के पास। अब वो यूजर वो टोकन को वापस भेजेगा एप्लीकेशन ओनर के पास, सेकंड पार्टी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, और जब एप्लीकेशन ओनर के पास वो टोकन वेरीफाइड टोकन पहुंच जाता है, तो वो उसे चेक कर लेता है कि हाँ ये सही है। तो जिसने रिक्वेस्ट भेजा था एप्लीकेशन एक्सेस के लिए, तो वहां से वो एप्लीकेशन इजीली एक्सेस कर सकता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा। देखो ये यूजर है हमारे पास, ये यूजर हो गया, इसने रिक्वेस्ट किया एप्लीकेशन टारगेट पे, लेकिन ये कहता है मुझे टोकन चाहिए, क्योंकि ऐसी वो दे देगा। तो टोकन जनरेट करने के लिए इसने वापस यूजर के पास भेजा। तो यूजर ने क्या कहा, ठीक है मैं एडीएफएस सर्वर से पूछता हूँ, क्योंकि एडीएफएस ही मैनेज करता है वेब एप्लीकेशन सारी। तो एडीएफएस टोकन जनरेट करने से पहले
यहाँ से ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि ये जो यूजर है ये ऑथराइज्ड है या नहीं है, या फिर ये जो जिस कंप्यूटर पे यूज किया जा रहा है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। तो एडीसीएस यहाँ पे ऑथेंटिसिटी चेक करता है, उस पहले यूजर का अकाउंट चेक करेगा ईडी में, और वहां से सर्टिफिकेट जनरेट होगा एज अ प्राइवेट की या पब्लिक की। फिर जब वो वेरीफाइड हो जाएगा, फिर वेरीफाइड होने के बाद एडीएफएस के पास जाएगा, तो एडीएफएस जो है उस टोकन को इशू कर देगा। ऐसे हुआ, टोकन इशू करने के बाद टोकन जो होता है एप्लीकेशन टारगेट पास चला जाएगा, यानी जो सेकंड कंपनी है यहाँ पे, ये सेकंड कंपनी है जिसके ये एप्लीकेशन ओनर है। तो एप्लीकेशन ओनर ने इसको वेरीफाई किया और ये इस यूजर को बोला कि हाँ भाई अब तो तुम इसे यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये एक वर्क फ्लो था कि एडीएफएस काम कैसे करता है और एडीएफएस के बीच में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। तो एक छोटा सा समझने में लाइक काफी है ये। ओके, ये एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, क्लेम डिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्लेम प्रोवाइडर ट्रस्ट क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिकल के समझ नहीं आएगा, इसकी ये जरूरत ही क्या है। ठीक है, अब जो है एडीएफएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करना है। तो वर्क फ्लो से पहले, वर्क फ्लो मैंने आपको बता दिया। वर्क फ्लो के बाद आता है कि एडीएफएस इंस्टॉल कैसे करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है और आपको उससे पहले क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आप जिस सर्वर पे इंस्टॉल करोगे उस सर्वर पे आपको जिस सर्वर पे आप इंस्टॉल करोगे उस सर्वर पे आपका एडी एक सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए, सर्वर ऑथेंटिकेशन का सर्वर होना चाहिए, मतलब कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो होता है वो इशूड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। पहला रिक्वेस्ट ये है। दूसरा ये है कि इसमें एडीडीएस और एडीसीएस जो है इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी आप वहां पे एडीएफएस इंस्टॉल कर पाओगे। तो वो जब एडीएफएस सर्वर बन जाएगा उसके बाद वो एडीएफएस सर्वर एज ए एप्लीकेशन सर्वर मैनेजर काम करेगा। तो सबसे ओके, जैसे मैंने बताया था कि एडीएफएस के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके सर्वर पे एडीसीएस इंस्टॉल्ड है या नहीं है, एडीडीएस इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो एडीसीएस मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, एडीडीएस भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पर। तो इसके बाद अब चलते हैं सर्टिफिकेशन क्रिएशन के प्रोसेस पे, क्योंकि जिस सर्वर पे मैंने आपको जैसे बताया था, जिस सर्वर पे आपको एडीएफएस क्रिएट करना है, एडीएफएस सर्वर बनाना है, उस पे आपको उसको वेरीफाइड भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, उसका सर्वर ऑथेंटिकेटेड सर्वर होना चाहिए वो, क्योंकि सर्वर ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। ठीक है, सबसे पहले मैं सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ, वो बता देता हूँ मैं आपको। ये सर्वर 2012 लिया है मैंने, क्योंकि 2016 में कुछ एरर आ गए थे। तो सारे मतलब कि स्टेप जो है सभी सर्वर पे सेम ही है, 12 हो गया, 2016 हो गया, 2019 हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं लेता, तो मैं सर्वर 2012 यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए भी सही है कि आप जितना लाइट वेट विंडोज़ ऑपरेटिंग से सर्वर यूज़ करें वो ज़्यादा सही है। अगर आप चाहोगे कि आप डायरेक्ट मतलब 2021 सर्वर यूज़ करो तो फिर हो सकता है कि कंपैटिबिलिटी इशू आ जाए, या फिर उसके कुछ फीचर्स नए जो हैं वो आपको समझ ना आए। तो बेसिक ज़्यादा आपका अगर क्लियर हो वो तो ज़्यादा सही होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, कोई इशू सर्टिफिकेट नहीं है यहाँ पे हमारे पास, अभी सर्टिफिकेट इशूड नहीं है। ठीक है, तो एक टेम्पलेट उठाते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले मैनेजर ओपन किया है इसका सर्टिफिकेट टेम्पलेट का। यहाँ पे हम एक लेंगे वेब सर्वर के नाम पे, वेब सर्वर, क्योंकि हम इस सर्वर पे यूज़ कर रहे हैं। ये रहा, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। ये सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, तो आपको जो भी सर्वर सर्टिफिकेट जनरेट करना है आपको डुप्लीकेट ही करना पड़ेगा। कंपैटिबिलिटी सेट कर लो आप, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप इसे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो आप। मैंने कर लिया है। जनरल में आप सबसे पहले नाम दे दो SSL न्यू SSL अंडरस्कोर ADFS कर देते हैं, चलो ठीक है। रिक्वेस्ट हैंडलिंग में जाएंगे हम, यहाँ पे हम प्राइवेट की इसको अलाउड कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट नेम पे जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और इसको कॉमन नेम दे देंगे, और यहाँ पे हम DNS ले देंगे और UPN को हटा देंगे। DNS क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम इसे DNS के IP पे वेरीफाई करेंगे। मतलब DNS का जो IP है, ये जो सर्वर है इसका जो IP होगा वो एज ए DNS भी है, तो वो DNS की तरह अच्छी तरह से काम करेगा, उसमें कोई एरर नहीं आएंगे। अब हम सिक्योरिटी पे जाएंगे,
इसमें हम ऐड करेंगे, जैसे इस कंप्यूटर का नाम जो है, ये जो जो कंप्यूटर है इसका नाम मैंने दे रखा है computer1। चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप इसका चेंज करो, ठीक है। चेक करते हैं, computer01 आ गया, जस्ट एनरोल इट। एनरोल करने के बाद अप्लाई करो, आपका सर्टिफिकेट SSL ADFS यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आने के बाद, ओके मैंने शायद गलती की थी, मुझे पता चल गया, ठीक है, मैनेज नहीं करना है, यहाँ सर्टिफिकेट इशू करना है। सर्टिफिकेट इशू करेंगे, SSL करेंगे, यहाँ पर ये आ गया SSL ADFS। तो ये सर्टिफिकेट हमने इस कंप्यूटर के बेसिस पे अभी सिर्फ टेम्पलेट जनरेट किया है, इसका अभी इशूड नहीं हुआ है, ये मतलब कि 100% इशू नहीं हुआ है, ट्रस्टेड नहीं है ये, आप ये कह सकते हो यहाँ पर। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे, हमें सर्वर क्रिएट करना होगा, मतलब सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए MMC में जाना होगा। MMC में जाकर आपको, MMC मैंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होता है। आप यहाँ से ये जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, स्नैपिंग दिख रहे हैं, सभी को आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। अगर कोई सर्विस आपको एक्सेस करना है, पॉलिसी मैनेजर हो गया, ये सब हो गया, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये शॉर्टकट्स भी क्रिएट कर देता है यहाँ से। कंप्यूटर अकाउंट होगा ये एक, नेक्स्ट करेंगे, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे जाकर सर्टिफिकेट देखेंगे ये आया है नहीं आया, ये मैंने पहले किया था, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा कर रहा हूँ, इसको डिलीट करना है मुझे। अब यहाँ से हम जाके, सर मैंने आपको दिखाने के लिए उसको पहले डिलीट कर दिया, अब यहाँ से मैं एक सर्टिफिकेट इशू करूँगा। और टास्क जाके रिक्वेस्ट न्यू सर्टिफिकेट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ये आ गया हमारा, ठीक है, ये SSL ADFS हो गया, जस्ट एनरोल इट, ये हो गया सक्सेस। अब हमें इसको ट्रस्टेड भी बनाना है, पहले यहाँ पे देख लो, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट शोइंग ओके, परफेक्टली फाइन दिख रहा है यहाँ पे, सीरियल नंबर ओके, ठीक है। अब इसको जस्ट कॉपी करो, ट्रस्टेड रूट में डालना है। ट्रस्टेड रूट में जो पहले वाला जो होगा उसे हमें डिलीट करना पड़ेगा, इसको डिलीट करो यहाँ से, क्योंकि वो मैंने दूसरा टेम्पलेट यूज़ करके बनाया था, नाम इसी पे बनाया था, मतलब इसी PC पे बनाया था मैंने, computer1 पे ही मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर भी देखेंगे, नहीं ठीक है, जस्ट इंपोर्ट कर देते हैं इसको हम, सॉरी एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम ADFS इंस्टॉल करेंगे तो ज़रूरत होगी, अगर वहाँ से ऑटोमेटिकली पिक नहीं होगा तो यहाँ से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे हमें प्राइवेट की ज़रूरत पड़ेगी, ADFS में प्राइवेट की ज़रूरत होती है। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इसका नाम देना होगा ADFS सर्ट, काफ़ी इतना, ओके। नेक्स्ट दिस इज सेव्ड नाउ, तो ये एक्सपोर्ट हो चुका है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसका काम ख़त्म हो गया, यहाँ इसको नो कर देते हैं। अब हम चलते हैं ADFS इंस्टॉल करने पे। सबसे पहले सर्वर मैनेजर पे जाओगे आप, इसको लोड होने दो आप पूरा, ओके। ADCS शो हो रहा है, ADDS शो हो रहा है, कोई रेड अलर्ट नहीं है यहाँ पे। टूल्स पे जाओ, सॉरी यहाँ पे जाना है आपको, ऐड रोल्स एंड फीचर, रोल बेस्ड होगा क्योंकि ADCS ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ये सिंगल क्लाइंट है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा ADFS, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता रहा है कि ADCS क्या करता है, सॉरी ADFS क्या करता है, तो ये आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाता है जो कि आपको पता होना चाहिए। इंस्टॉल कर रहे हैं हम, अब देखते हैं कितना टाइम लेता है ये।
ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये लाइट वेट विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट लेट्स वेट। ओके, इंस्टॉलेशन स्टार्टेड। चलो हो रहा है। ओके, इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। आप यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप इसे क्लोज करके आप जो नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेलकम टू एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, यू मस्ट हैविंग द फॉलोइंग। एडी पूछ रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी पूछ रहा है, और ट्रस्टेड सर्टिफिकेट, पब्लिकली ट्रस्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमने पहले बना लिया है। ऐड FSCS क्रिएट फर्स्ट, यहाँ पे पहला ही होगा। ओके, नेक्स्ट जाएंगे हम यहाँ पे, लेट्स सी। ओके, आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ADFS कॉर्प दे दो आप इसे, मतलब कि फेडरेशन सर्विस का नाम होना चाहिए यहाँ पे आपका। यू विल सी द डिस्प्ले नेम इन साइन इन, मतलब कि जो भी बंदा साइन इन करेगा उस एप्लीकेशन पे उसको ये दिखेगा, यहाँ पे ये नाम दिखेगा। यहाँ पे हम एक नया ग्रुप नहीं क्रिएट करेंगे, हम एग्जिस्टिंग डोमेन यूज़र पे ही जाएंगे यहाँ पे, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। चेक करते हैं। ओके, डन। पासवर्ड देना होगा, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दे दो आप। मतलब कि आपको वो यूज़र नेम देना है जिस सर्वर पे आप ADFS इंस्टॉल कर रहे हो। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया है। सपोज करो अगर आपने कंप्यूटर 2 पे किया है तो कंप्यूटर 2 पे भी एडमिनिस्ट्रेटर ही नाम होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ही ये काम करता है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपको एज इट इज़ रहना है। डेटाबेस ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट डेटाबेस, स्पेसिफाई द लोकेशन, ज़रूरत नहीं है। SQL की ज़रूरत नहीं है हमें। इसे नेक्स्ट करेंगे। अब देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं आता। आई डोंट थिंक से कोई एरर आना चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने सारे स्टेप फॉलो किए हैं जो कि जेन्युइन स्टेप्स थे, जो कि गलत नहीं थे। हो जा। होप कोई एरर ना आए। ओके, डन। तो ये सर्वर जो है सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे, एक बार हम इसे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम चेक करते हैं सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हुआ नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे ये देखोगे ADFS मैनेजमेंट आपको शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ADFS जो है सक्सेसफुली इस सर्वर पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमें विंडोज़ मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, सर्वर मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। तो ADFS का सबसे पहले देखा जाए तो देखिए ADFS क्या करता है, एक सिंपल डेफिनेशन है। ADFS प्रोवाइड सिंगल साइन ऑन एक्सेस फॉर क्लाइंट कंप्यूटर। मतलब कि यहाँ पे आपका वही रिमोट पे अगर वेब ऐप कोई यूज़ करना चाह रहा है यूजिंग सिंगल साइन ऑन, वो आराम से करता है यूजिंग ADFS। अब इसके यहाँ पे कुछ सर्विसेज दिए गए हैं, ट्रस्ट रिलेशनशिप दिया गया है। सर्विसेज क्या होता है,
ADFS contains several services components that are necessary to set up and manage Federation services. These components include endpoint, certificates and publish. चलिए देखते हैं सर्टिफिकेट में क्या है, सर्विसेज में क्या है. एंड पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको यहाँ से, ठीक है, एंड पॉइंट में कुछ प्री डिफाइंड URL होते हैं जो कि किसी भी वेब ऐप को रन करने के लिए ज़रूरी है. मैं आपको इसका कुछ प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ. मैंने जब एंड पॉइंट क्या होता है इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. यूजर माइट वांट टू एक्सेस ईदर ब्राउजर बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन ऑन एनी सर्वर. तो एंड पॉइंट क्या करता है, वो चेक करता है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है वो ब्राउजर बेस्ड है, या मतलब ब्राउजर बेस्ड है या फिर आपका इंस्टॉल बेस्ड या क्लाइंट बेस्ड है. तो ये होगा एंड पॉइंट का डेफिनेशन. मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे ls जो हो गया यहाँ पर, ओके दैट्स इट, दिस वन. ls जो हो गया, ये जो URL है ये आपका हो गया एप्लीकेशन बेस्ड पे, ठीक है. तो ये काम होता है, ये चेक करता है कि आपने जो रिक्वेस्ट किया है वो वेब बेस्ड है या एप्लीकेशन बेस्ड है. ये इसका काम ये हो गया. यहाँ सर्टिफिकेट होगा कि ADFS क्या क्या सर्टिफिकेट यूज़ करेगा आपका यहाँ पर, वो सारा यहाँ पर मेंशन्ड होगा. कौन सा सर्टिफिकेट है, CN नेम है, देखो सर्टिफिकेट नेम है यहाँ पर. अब क्लेम डिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्लेम डिस्क्रिप्शन में कहें तो इसमें जितने भी आपने जो क्लेम किया है यहाँ पर, मतलब कि आपने कोई टोकन रिक्वेस्ट किया होगा या फिर आपने कोई रिक्वेस्ट पहले सेंड किया होगा, तो सारा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ग्रुप SID, ग्रुप ID इसका, यहाँ पे आपका क्लेम URL क्या है, आपने किस URL से उसको यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश की थी. ये तो सर्विसेज हो गई. अब यहाँ पर आता है क्लेम प्रोवाइडर ट्रस्ट क्या होता है. देखो दो रिलेशनशिप आता है यहाँ पे. ट्रस्ट रिलेशनशिप दो तरह के होते हैं, क्लेम प्रोवाइडर ट्रस्ट और रिलाइंग ट्रस्ट, ठीक है. सबसे पहले मैं चेक आपको बता देता हूँ डेफिनेशन के बेसिस पे क्या होता है. ये क्लेम प्रोवाइडर ट्रस्ट क्या होता है, जस्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया. क्लेम डिस्क्रिप्शन जो वहाँ पर आपको दिखाया था मैंने सर्विसेज में, क्लेम डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ क्लेम टाइप ADFS सपोर्ट एंड दे माइट हैव पब्लिश्ड इन फेडरेशन मेटा डेटा. मतलब कि इसका डेटा होता है, मतलब कि मेटा डेटा का मतलब हुआ डेटा अबाउट डेटा, मतलब कि एक डेटा का भी डेटा, मतलब कि ये डेटा का और इन्फॉर्मेशन होता है मेटा डेटा. तो वही मैंने आपको बताया कि क्लेम डिस्क्रिप्शन में आपने जो भी क्लेम किया उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपका होता है. अब यहाँ पे आता है क्लेम प्रोवाइडेड ट्रस्ट. क्लेम प्रोवाइडेड ट्रस्ट, ठीक है. क्लेम प्रोवाइडेड ट्रस्ट क्या होता है, पहले डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको. अ क्लेम प्रोवाइडेड ट्रस्ट इज अ कॉन्फ़िगरेशन दैट इज क्रिएटेड ऑन सर्वर. एक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि सर्वर पे कॉन्फ़िगर्ड है. दिस कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइंस व्हाट हैपन व्हेन क्लेम इज प्रेजेंटेड टू द सर्वर. क्लेम प्रोवाइडेड ट्रस्ट का काम ये है कि जब आपने कोई क्लेम किया, आपने कोई टोकन के लिए रिक्वेस्ट किया, तो वो चेक करता है कि उस क्लेम का ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, वो यूजर से कैसे गया, यूजर से उस सेकंड एप्लीकेशन ओनर के पास कैसे गया, फिर वहां पर क्या चेंजेस हुए, वो सारी कुछ चेक करता है वहां पर कि उस क्लेम का हुआ क्या है वहां पे. इसके बाद आता है रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट, ठीक है. रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट का काम पहले डेफिनेशन के बेसिस पे समझा रहा है. ADFS should have the capability to understand how trust request coming for app access is valid or not. ADFS server or AD server will know how that it has to issue the security token to the particular application or not. Okay. तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट का काम ये हुआ कि सपोज करो आपने एक रिक्वेस्ट किया एप्लीकेशन एक्सेस का, तो उसके पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जान सके कि आपने क्लाइंट के लिए आपने एक्सेस किया है, क्लाइंट मतलब इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है या वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए किया है. तो ये एक ट्रस्ट रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है और ये वेरीफाई करता है कि आप वेब बेस्ड एक्सेस करना चाह रहे हो या क्लाइंट बेस्ड एक्सेस करना चाह रहे हो. अगर आप क्लाइंट बेस्ड एक्सेस करना चाह रहे हो तो वो डिनाई कर देता है, ठीक है. लेकिन अगर आप वेब बेस्ड एक्सेस करना चाह रहे हो तो ये आगे प्रोसेस कर देगा आपका. ADFS का वही काम होगा क्योंकि ये सारा SSO वेब बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर ही काम करता है. एट्रीब्यूट स्टोर क्या होता है यहाँ पे, एट्रीब्यूट स्टोर में क्या होता है, एज अ डेफिनेशन एट्रीब्यूट स्टोर रेफर अ डायरेक्टरीज, काइंड ऑफ डायरेक्टरी होती है दैट ऑर्गेनाइज यूज टू स्टोर
यूजर अकाउंट एट्रीब्यूट वैल्यू, ओके, लाइक जस्ट लाइक एडी, एक्टिव डायरेक्टरी में जैसे आपका यूजर अकाउंट होता है, कंप्यूटर अकाउंट होता है, सब कुछ उसी के अंदर ही होता है आपका। कंप्यूटर, ग्रुप पॉलिसीज, यूजर अकाउंट के एक्सेसेस, सब कुछ उसी के अंदर होते हैं, ओयू। तो उसी तरह एडीएफएस का भी वही काम हो गया, एडीएफएस एट्रीब्यूट स्टोर का भी वही काम हो गया। यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन आपका अकाउंट का और उसके एट्रीब्यूट की अवेलेबल होते हैं, जो कि इंटरेक्शन में, जो कि टोकन इशू करने में काम आता है। तो ये था यहाँ पर एडीएफएस का फंडा। अब ये जो है पर रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट, इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है और अभी मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने जो पढ़ा था मैंने आपको यहाँ से बताया। सर्विसेज और ट्रस्ट रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने कोशिश किया कि सब कुछ मैं इसमें कवर कर सकूं कि एडीएफएस का काम क्या होता है, एडीएफएस किस तरह से टोकन रिलीज करता है, और मैंने आपको यहाँ से कोशिश की कि आपको डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर आपको समझ आया हो तो आप एक बार लाइक जरूर करें और हाँ कमेंट जरूर करें कि मैंने क्या गलत बताया है और क्या मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ अमेजिंग डे, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।